हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का एमएसओ 003 का एग्जाम है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 डिस्कस करे थे। अब ये पार्ट 4 होने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये 10 क्वेश्चन करके जाने जरूरी है। ऑलराइट, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रीन पीस मूवमेंट, डिस्कस इट्स रेलेवेंस। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन पीस मूवमेंट है क्या। तो देखो, ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एनजीओ है, ओके, जिसका नाम ग्रीन पीस है। इसकी शुरुआत 1971 में वैंकूवर कनाडा में हुई थी। वैंकूवर इज अ स्टेट इन कनाडा, ओके। इस मूवमेंट का मेन एम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, फॉरेस्ट और ओशियंस को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जो सारे एनवायरमेंट वाले एनजीओ का बेसिक एम होता ही है। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो वही सब लिख देना, पेड़ों को बचाना, पानी बचाना, एनवायरमेंट को बचाना और बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। अब देखो, ग्रीन पीस इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर हम देखें तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले तो न्यूक्लियर टेस्टिंग को अपोज करना। ग्रीन पीस शुरू ही न्यूक्लियर टेस्टिंग के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं एनवायरमेंट में खतरा पहुंचता है, तो उस चीज को रोकने के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, ऑलराइट। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज बचाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना, ये सब, ठीक है। वेलिंग और ओवर फिशिंग को अपोज करना, यानी कि समुद्र के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी ग्रीन पीस के मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। अभी काम कैसे करता है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, ग्रीन पीस जो है सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बनाता, एक्टिवली कैंपेन्स चलाते हैं। जैसे कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, मीडिया में कैंपेन्स करते हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना ताकि स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज बन सके। बेसिकली ये इनका काम होता है, ठीक है। अगर हम ग्रीन पीस और कुछ नए सोशल मूवमेंट्स देखें आज के टाइम के, तो ग्रीन पीस को न्यू सोशल मूवमेंट माना जाता है। देखो, ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट में डिफरेंस याद रखना, पेपर में आ जाता है। ओल्ड सोशल मूवमेंट में जितने भी सत्याग्रह है, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, ये सब ओल्ड थे इनके, क्योंकि ये सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते थे और गरीबों को ऊपर लाना चाहते थे। ये सब ओल्ड सोशल मूवमेंट्स का काम था, ठीक है, कि हमें ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट जाना है, ये सब। बट अगर हम न्यू सोशल मूवमेंट की बात करें तो ये सब एनवायरमेंट की बात करते हैं। विमेन मूवमेंट हो गए, एलजीबीटी मूवमेंट हो गए, वर्कर मूवमेंट हो गए, ये सब आपके न्यू सोशल मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। तो पहले के मूवमेंट में मेनली वेजेस और लेबर राइट्स के लिए हुआ करता था, लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट नए इशू पे फोकस करते हैं। एनवायरमेंट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, पीस, आइडेंटिटी, ये सब, ठीक है। तो ग्रीन पीस भी एनवायरमेंट के लिए काम करता है, इसलिए इसे जो है न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है, ओके। इसमें कुछ दो थिंकर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं एलेन टोरेन, क्योंकि ये देखो, ये कहते हैं कि आज के सोशल मूवमेंट सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज के लिए नहीं होते, बल्कि सोसाइटी के वैल्यूज और डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए होते हैं, तो इसलिए न्यू सोशल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। दूसरा है एल्बर्टो मेलुची, ठीक है। देखो, ये कहते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट आइडेंटिटी और कम्युनिकेशन के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं। ग्रीन पीस भी दुनिया भर के लोगों को एनवायरमेंट के इशू पर कनेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन पीस न्यू सोशल मूवमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि न्यू सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल दो, तो आप ग्रीन पीस का लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम आज के टाइम में रेलेवेंस देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज हमें दिख रहा है, हीट वेव, दुनिया भर, पूरी वर्ल्ड में हीट वेव्स हो रही है, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इतने पेड़ कट रहे हैं, लैंड ले लिया है, तो ये सब बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं। इसी वजह से ग्रीन पीस की इंपॉर्टेंट जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है, और ये बेसिकली लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है। ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड। हमने सिविल सोसाइटी पढ़ा हुआ है, एमएसओ 001 में हमने पढ़ा था कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। देखो, सिविल सोसाइटी का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते और ना ही प्राइवेट कंपनी के होते हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनजीओ हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आरडब्ल्यूए वगैरह हो गए, ये सब सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है लोगों के राइट्स के लिए आवाज उठाना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना।
ठीक है, बेसिकली ये चीज। इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स आ जाते हैं कुछ। सबसे पहले हैं एंटोनियो ग्राम्जी। देखो, ग्राम्जी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां लोग ऑर्गेनाइज होकर इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो सिविल सोसाइटी उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करती है और सोशल चेंज लाने की कोशिश करती है, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्जी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, हेजेमनी पे बहुत बार आता है, तो ये ध्यान रखना, ओके। दूसरा है एलेक्सिस दे टॉकविल। देखो, इनका मानना था कि सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाती है। जब लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं तो डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग होती है और गवर्नमेंट की पावर भी कंट्रोल रहती है, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो चीजों पर, ठीक है। अब देखो, सिविल सोसाइटी मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर कैसे करती है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था मेन, तो हम इस पे देखते हैं। सबसे पहले होता है एडवोकेसी एंड राइट्स प्रोटेक्शन। देखो, सिविल सोसाइटी विमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स के लिए आवाज उठाती है और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती है ताकि इनके लिए जो है बेटर पॉलिसीज बन सके। पहली बात, सर्विस डिलीवरी। देखो, बहुत सारे एनजीओ जो हैं पढ़ाते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, लीगली हेल्प करते हैं, लाइवलीहुड में हेल्प करते हैं, तो सारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, ये लोग वहां पहुंचते हैं, ओके। अवेयरनेस बिल्डिंग। सिविल सोसाइटी लोगों को बताती है कि उनके राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे मिलती है, लॉज क्या है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है राइट बेस्ड सोशल मूवमेंट्स। देखो, इंडिया में आरटीआई मूवमेंट, राइट टू फूड कैंपेन, ऐसे बहुत बड़े सोशल मूवमेंट्स हुए थे जो सिविल सोसाइटी के बदौलत हुए थे। उन्होंने ये चीजों पर आवाज उठाई थी और इन मूवमेंट्स की वजह से आज हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में दिखती है, जो कि हमें नहीं दिख रही है अभी, बट चलो, बुक्स कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम करती है, जैसे कि विमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, लोन्स देना, स्मॉल बिजनेस के लिए देना, तो ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में हेल्प करता है, तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिविल सोसाइटी, ओके। अब देखो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, नेगेटिव भी इसके कई चीजें मानी गई हैं। कई बार एनजीओ सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पर फोकस करते हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे होते कुछ, ठीक है। इसे हम एनजीओइजेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म है डोनर डिपेंडेंसी। फंडिंग नहीं मिल पाती क्योंकि ये लोग डोनर्स पे काम करते हैं, जो बड़े बड़े अमीर जो लोग हमारे हैं, रिच क्लास, उनसे डोनेशंस पे काम करते हैं। एलीट कैप्चर। कभी कभी एजुकेटेड और पावरफुल लोग ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो है असली मार्जिनलाइज लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ओके। तो ये कुछ इसकी नेगेटिव चीजें थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Discuss the factors for the decline of the modernization paradigm, perspectives on modernization. Very important question, modernization में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती क्या है। देखो, 1950s और 1960s में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मानना था कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, अर्बनाइजेशन बढ़ाएं, तो वो भी डेवलप्ड बन जाएंगी, तो वो भी जो है इक्वल आ जाएंगे डेवलप्ड नेशन के। यानी कि आप वेस्ट जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, इन सबको कॉपी करो और आप भी डेवलप हो जाओगे, ठीक है। तो इस थ्योरी के दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले आ जाते हैं टालकट पार्सन्स, ठीक है। देखो, पार्सन्स कहते हैं कि सोसाइटी ट्रेडिशनल वैल्यू से मॉडर्न वैल्यू की तरफ मूव करती है, पुरानी सोच से नई सोच की तरफ। जैसे से पहले बहुत ज्यादा हम कास्ट पे बहुत ज्यादा बात होती थी, अब हम लोग अचीवमेंट पे बात करते हैं कि अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो आपकी वैल्यू वैसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में लोग बर्थ के बेसिस पर नहीं बल्कि टैलेंट और हार्डवर्क के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज को। फिर डब्ल्यू रॉस्टो के हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फेल क्यों हुई, क्यों नहीं चल पाई थी ये थ्योरी। तो देखो, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि डिक्लाइन क्या हुआ था। सबसे पहले आ जाता है यूरोसेंट्रिक बायस। देखो, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सिर्फ वेस्टर्न कंट्री को ना आइडियल मॉडल मानते थे कि वेस्टर्न कंट्री जैसा बनना है हमें, ठीक है। हर कंट्री को यूरोप और अमेरिका जैसा बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन हर कंट्री का कल्चर अलग है, हिस्ट्री अलग है, ट्रेडिशन अलग है, तो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर अलग होती है। अब जैसे कास्ट की प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अमेरिका में नहीं एग्जिस्ट करती। वहां पे रेसिज्म है, हमारी कंट्री में रेसिज्म नहीं है, तो ये चीजें, ठीक है। पावर्टी खत्म नहीं हुई। थ्योरी कहती थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से पावर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीडीपी बढ़ा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ती गई, ठीक है। राइज ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी देखो क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैकवर्ड है, उनका टेक्नोलॉजी कम है या ये सब,
बल्कि इसीलिए है क्योंकि डेवलप कंट्रीज उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, वो लोग सारा टैलेंट इंडिया से उठा लेते हैं और लेबर भी इंडिया से उठा लेते हैं, कम पैसे पे करते हैं, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें। तो एक्सप्लॉइटेशन से वो तो डेवलप होते जा रहे हैं और हम अंडर डेवलप्ड रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एंडर गुंडर फ्रैंक और रॉल प्रेबिच। ठीक है, ये दोनों मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मेन क्रिटिक्स थे, इन्होंने इसके नेगेटिव्स बताए थे। ठीक है, फिर आता है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कॉलोनियल हिस्ट्री को इग्नोर करती है। कई डेवलपिंग कंट्रीज की पॉवर्टी का रीजन कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था, ब्रिटिशर्स के अंडर, ब्रिटिशर्स लूट के भाग गए, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑयल क्राइसिस का। 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगा था, और तब लोगों को समझ आया कि अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा पॉसिबल नहीं होती, और इस इवेंट ने भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को वीक कर दिया था। ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे। देखो एनवायरमेंट पे बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं गया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे, सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था, तो इसकी भी चेंज। ठीक है, तो यही था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, बहुत बार पेपर में आती है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस द मार्क्सिस्ट स्लैश मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो सबसे पहले मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है क्या। हमने एक पढ़ा था कि देखो लिबरल थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कि आपकी इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, कार्ल मार्क्स से बढ़िया इंसान मुझे कोई नहीं लगा है आज तक। सोशियोलॉजी में बहुत लोग हैं, डरकाइम है, वेबर है, टालकर पार्सन्स है, मैलानोस्की है, बट कार्ल मार्क्स ने जो चीजें बोली थी बहुत एक्यूरेट बोली थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी बढ़ने का नाम नहीं है। डेवलपमेंट तब होता है जब सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और क्लास रिलेशन चेंज होते हैं। यानी सोसाइटी का डेवलपमेंट क्लास स्ट्रगल की वजह से होता है। जब हमारी सोसाइटी में कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, किसी को मतलब एक अमीर जब गरीब को एक्सप्लॉइट करता है तो प्रॉफिट कमाता है। जब उस गरीब को समझ आएगा कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और वो अपने हक के लिए लड़ेगा, और तब एक नई सोसाइटी बनेगी, सोशलिस्ट सोसाइटी, तब जाके हम उसको डेवलपमेंट मानेंगे। ठीक है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अब इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स दिए थे जो आपको पता होने चाहिए। एक था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका। इसका मतलब होता है कि सोसाइटी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इकोनॉमी करती है। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेंगी तो सोसाइटी बदलेगी, पॉलिटिक्स बदलेगी, लॉ बदलेगी, सब बदलेगा जब इकोनॉमिक चेंज आएगा। इकोनॉमिक चेंज क्या है कि जब अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करना बंद कर देगा तो सोसाइटी में सारी जगह चेंज आएगा। ठीक है, ये कहते थे कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए थे हमें, बहुत जरूरी है। सबसे पहला था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सब लोग मिलकर यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था, सारे एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, फिर आया आपका स्लेव सोसाइटी, यहाँ पे स्लेवरी शुरू हुई, एक क्लास दूसरी क्लास पर कंट्रोल करती थी। ठीक है, फिर आया आपका फ्यूडलिज्म, किंग्स और लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, फार्मर उनके लिए काम करते थे। ठीक है, फिर आया आपका कैपिटलिज्म, फैक्ट्रीज आई, आपकी इंडस्ट्रीज आई, और दो क्लासेस बन गए, बुर्जुआजी और प्रोलिटरेट। बुर्जुआजी ओनर थे, प्रोलिटरेट उनके लिए काम करते थे। ठीक है, फिर आया आपका सोशलिज्म, वर्कर पावर में आते थे, रिसोर्सेज पर कलेक्टिव कंट्रोल होता था। सोशलिज्म वाली सोसाइटी वही है जहां पे सबको पता लगता था कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अब हम लड़ेंगे। और लास्ट में आया कम्युनिज्म, ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना क्लास डिफरेंस, सब लोग इक्वल। तो कहा था, इसने कहा था कि देखो जब सोशलिज्म आएगा फिर कम्युनिज्म आएगा, तब जाके डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। अभी हमारी सोसाइटी हम लोग कैपिटलिज्म में ही है। ओके, क्लास स्ट्रगल की बात करी थी, यानी कि हर स्टेज में दो क्लासेस होती है, एक एक्सप्लॉइट करती है, एक एक्सप्लॉइट होती है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी चेंज होती है। यही जो है डेवलपमेंट का मेन फोर्स ऑफ चेंज है, जिससे डेवलपमेंट होएगा। ओके, कैपिटलिज्म और अंडर डेवलपमेंट पे इन्होंने बहुत बात करा था। मार्क्स ने माना था कि कैपिटलिज्म से इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कैपिटलिज्म वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है। ओनर वर्कर से ज्यादा काम करवाते हैं लेकिन उन्हें उसके अकॉर्डिंग पैसे नहीं देते, और इसी डिफरेंस को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो थे, जो मार्क्स को फॉलो करते थे, वो कहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि वो लेजी हैं, कि वो काम नहीं करना चाहते, वो डेवलप नहीं होना चाहते, बल्कि कोलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म ने उनका एक्सप्लॉइटेशन किया है, इसलिए वो गरीब है। ओके, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दी थी, मार्क्सिस्ट एम्पायर इंस्पायर होके। इन्होंने ना दुनिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। एक थी कोर कंट्रीज, ठीक है, ये फिर थी सेमी पेरीफेरी, और फिर थी आपकी पेरीफेरी। ऐसा डायग्राम बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहले आती है कोर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल इनके पास होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी सेमी पेरीफेरी, बीच की कंट्री होती है, ना पुअर ना पूरी तरह डेवलप्ड ना पूरी तरह अंडर डेवलप्ड। फिर आती है पेरीफेरी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, रॉ मटेरियल और चीप लेबर प्रोवाइड करती हैं ये सब, ओके। तो ये कोर, फिर आपकी सेमी पेरीफेरी और फिर पेरीफेरी, ओके। इजी था, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, आप पीडीएफ परचेज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लोगे तो मोर देन इनफ है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर के लिए, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं MSO 004 की वीडियोस के साथ, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू।